नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज़ के, तपन पटेल हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के, मनोज झा हैं कामाख्या ज्वेल्स के और बीबी मेहता हैं ED हैं SEA के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, गोल्ड के साथ। और पिछली 5 तिमाही में गोल्ड के लिए ये सबसे खराब तिमाही रही है और इस दौरान इस तिमाही में ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम 6% से ज़्यादा टूट गए हैं। 2021 की शुरुआत के बाद ये सबसे खराब तिमाही है गोल्ड के लिए। क्या अभी कुछ और दर्द बाकी है, अभी कुछ और गिरावट बाकी है, या मार्केट अब यहाँ से संभलेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा। आप तो शुरुआत से ही गोल्ड में बहुत बेयरिश है, आप कह रहे थे गोल्ड के दाम गिरेंगे। आप देखिए कि ये क्वार्टर भी पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ख़राब है गोल्ड के लिए। तो अब ज़रा बताइए कि मतलब अब तो हालात कुछ बदले भी हैं, ऐसे में क्या लगता है अभी गोल्ड का आपको आउटलुक? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ और पहले भी आपसे किया है वो डॉलर के टर्म्स में हमेशा गोल्ड के बारे में बात किया है। मतलब इंटरनेशनल प्राइस कैसा रहेगा। और जब ये 2050 हो गया था तब भी मैंने बोला था कि यहाँ से $200-250 तो इजीली चला जाएगा। तो अब आप देखिए आज गोल्ड कहीं ना कहीं $1800 के आसपास खड़ा है, जो पिछले 6 महीने पहले का रेट था। लेकिन अब हालात डेफिनेटली बदले हैं और हालात और भी निगेटिव हो गए हैं गोल्ड के लिए। देखिए, गोल्ड को जो प्लस जो भी कर रहा है, गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है, वो आज भी रशिया यूक्रेन वॉर ही दे रहा है, या राइजिंग अपना जो इन्फ्लेशन है, या कहीं ना कहीं पेंडेमिक अभी भी है थोड़ा बहुत। लेकिन ये तीनों चीजें थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगी, चाहे रशिया का वॉर हो। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं, अभी भी जुलाई में भी एक्सपेक्टेड है कि अप्रोक्सीमेटली 75 बेसिस पॉइंट से इसको बढ़ाया जाएगा। और जिस हिसाब से मिस्टर पॉवेल वापस आए हैं और उनके पूरे दिमागों में ये चीज अच्छे से बैठा हुआ है, और वो अपने स्पीच में हमेशा ये बोलते आए हैं कि जो मुझे इन्फ्लेशन है वो 2% पे लाना है। और 2% पे लाने के लिए आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और उन्होंने अपने स्पीच में क्लियर कट कई बार बोल दिया है कि वो इकोनॉमिक जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, उसको रिस्क पे थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन जो प्राइसेस में इतना बड़ा फर्क आ गया है इन्फ्लेशन की वजह से, पुराने प्राइसेस को अगर वो रिस्टोर नहीं करे, वापस पुराने प्राइसेस पे नहीं लाए चीजों को, सामानों को, तो वो हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा और डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड वाइड रिस्क हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, लास्ट 6 वीक से आप देख रहे हैं 20 साल के हाईएस्ट स्थिति पे है। बॉन्ड रिकवरी बहुत फास्ट है और दूसरी तरफ पेंडेमिक जा रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, रशिया का वॉर किसी तरह से शायद माइल्ड होते चला जा रहा है। तो अगर ये जो एक सेंटिमेंटल मुझे दिख रहा है, इमोशनली एक फिगर दिख रहा है, वो $1800 के आसपास, 1700 से $1800, अगर उसके वहां से नीचे गोल्ड खसकता है, जिसके खिसकने के चांस बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे, तो वो गोल्ड कहीं ना कहीं $1700 तक आपको जाने की पूरी उम्मीद है। जहां तक की बात है इंडियन रुपीज में, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रुपया ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है। तो यहाँ से और ज्यादा अगर वीक होगा तो गोल्ड इंडियन रुपीज में स्टेबल होगा, लेकिन अगर कहीं रुपया यहाँ से संभला तो गोल्ड में थोड़े से इंडियन रुपीज में भी दबाव आ सकते हैं। डिटेल एनालिसिस आपका गोल्ड के ऊपर, लेकिन अब जरा आप बताइए अनुज जी, ये तो ठीक है थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू है। आज भी देखिए 250 रुपये के आसपास गोल्ड के दाम कम हुए हैं, गिरे हैं। आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है गोल्ड में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए आपका सुझाव, आपकी राय क्या? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, काफ़ी समय से गोल्ड एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज इसने $1810 का जो स्तर है वो ब्रेक किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने काफ़ी प्रेशर से बिकवाली आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में ये प्रेशर जो है वो कायम रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि $1800 का जो एक सपोर्ट है वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे भाव करीबन $1785-1780 तक के लेवल दिखा सकता है। जहाँ तक MCX का सवाल है, रुपीज़ की वजह से थोड़ा सा ये सस्टेन किया हुआ है, बट मुझे लगता है कि
MCX के अंदर भी भावों में थोड़ी सी नरमी यहाँ देखने को मिल सकती है और भाव नीचे करीबन 50,000 और 49,800 तक के लेवल को दिखा सकता है। काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जो कि हम एक ट्रेड देख रहे थे कि 1800 से लेकर 1840 के बीच कंटिन्यूस मार्केट मूव कर रहा था, तो वो रेंज आज $1810 की वो मार्केट ने ब्रेक करी है। और जिस तरीके से सिल्वर के अंदर भी ब्रेक डाउन देखने को मिला है, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर आने वाले कुछ दिनों के लिए एक बेरिश मोड में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड रहेगा। पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि ऊपर में भाव अगर बाउंस लेते हैं 50-800 के आसपास तक, तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 51-100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 50,000 तक रिवाइज करना चाहूँगा, 50,000 तक का टारगेट यहाँ पर हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1795 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में के अंदर और सिल्वर में हमें लगता है कि इंट्राडे में आज बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कि आप एग्री करते हैं, आपको भी लगता है कि आज सोने और चांदी में बेचकर ट्रेड लेना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा अनुज ने बताया, नो डाउट जो कंसोलिडेशन रेंज है वो ब्रेक हुई है आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और गोल्ड में 1800 का सपोर्ट है, मुझे लग रहा है उसके नीचे 1780 तक प्राइस जा सकते हैं। रूपी डेप्रिसिएशन यहाँ पे थोड़ा रुकावट आ सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी 50,150 MCX में हम लेवल देख सकते हैं सपोर्ट रेंज, तो वहां तक प्राइस जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए। सेल राइज की स्ट्रेटेजी सिल्वर में अपनानी चाहिए। 59,200 के लेवल से सिल्वर में सेल करना चाहिए। टारगेट 58,200, स्टॉप लॉस जो है 59,700 का रख के सिल्वर में सेल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी और रेंज काफी बड़ी है, तो उसमें काफी फायदा ट्रेडर्स को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर और गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए आपकी राय बिकवाली की, इस पर आप नज़र रखें। चांदी पर भी दोनों एक्सपर्ट की राय आज के लिए बिकवाली की ही है। लेकिन अब मनोज जी एक बात आप बताएं कि आपने कहा कि गोल्ड के दाम कम होंगे, ठीक है, आपकी बात अगर मान लें तो, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि जो दूसरे फंडामेंटल हैं गोल्ड के तेज़ी वाले, जैसे तेज़ी वाले फंडामेंटल महंगाई के आंकड़े हैं, दुनिया भर में महंगाई के आंकड़े अभी भी ऊपर हैं और महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड रहती है। मंदी की आशंका जाहिर की जा रही है और मंदी के दौरान भी गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये फैक्टर भी हैं जिससे गोल्ड को सपोर्ट भी मिल सकता है? इस संभावना को आप खारिज कर रहे हैं? देखिए, गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये सब चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना। वो जैसे इन्फ्लेशन है, वो कॉन्टिन्यूसली, अब इन्फ्लेशन तो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया ना सर, और उसको कॉन्टिन्यूसली उसको ब्रेक करने के लिए हर तरह से यूएस लगा पड़ा है ना। जैसे कि आज इंटरेस्ट रेट जो बार बार बढ़ा रहे हैं वो उसके लिए बढ़ा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर भी है जो है, वो अभी देखिए वो भी फेड हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको उसकी तजवीज जा रही है। तो ये सब चीज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है। अनटिल अनलेस की जब तक कि कोई नई बात है, इन्फ्लेशन और नए हाई पे ना चला जाए, आपका वॉर कोई नए लेवल पे, पेंडेमिक बहुत नए लेवल से ना आ जाए, तब तक गोल्ड को कोई सपोर्ट नहीं। जब तक कि कोई नया रीजन ना आ जाए गोल्ड को बढ़ने के लिए मजबूत, तब तक गोल्ड में मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्योंकि गोल्ड का प्रोडक्शन प्राइस भी आप देखिए कहाँ $800 से $1,200 है, एवरेज $1,000 है केवल। पूरे आप पिछले 12 साल में देखेंगे तो गोल्ड का जो पूरे वर्ल्ड वाइड, ऐसे कहीं भी कंजम्पशन से रेट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड जो 5,500 टन है वही के उसके आसपास ही है। और प्रोडक्शन जो है पहले से उल्टा 10% बढ़ा है। तो प्रोडक्शन इस टू डिमांड भी कहीं भी बढ़ी नहीं है। तो ना प्रोडक्शन वहाँ पे डिमांड बढ़ गई है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, वर्ल्ड वाइड ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कम हुई है। अगर पिछले 7-8 साल का आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं 300-400 टन कम हुआ है। ठीक है। इन्वेस्टर्स 1000 टन आज 12 साल 13 साल से 1000 टन की ही बाइंग करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो कोई ऐसा रीजन तो होना चाहिए ना कि गोल्ड यहाँ से $200-400 ऊपर चला जाए। तो कोई ऐसा मजबूत रीजन नहीं है। इंडियन रुपीज में अगर आज अगर 10 रुपया कम, जब 70 रुपया अगर होता तो गोल्ड का प्राइस क्या होता आप समझ लीजिए। अच्छा, तो ये तो केवल इंडिया का रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ते चला जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय बाकी एक्सपर्ट ने भी दी है, आपने भी गोल्ड के ऊपर बताया, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात है गोल्ड की, लेकिन अब हम बात करते हैं खाने के तेल की। खाने के तेल के दाम बहुत तेज़ी से कम हुए हैं और पाम तेल जिसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे, अब वही पाम तेल 14 साल में सबसे बड़ी गिरावट पाम तेल में आई है। जून में मलेशिया में क्रूड पाम तेल का भाव
22% गिरा है, जो कि अक्टूबर 2008 के बाद सबसे बड़ी मंथली गिरावट है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता हैं, SEA के ED हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। सर आप हैं कहाँ? मतलब इतनी बड़ी गिरावट पाम तेल में आपने करवा दिया, दाम कम करवा दिए चुपचाप, क्या हो गया सर तेल में? ये आप तो वही चाहते थे दाम कैसे गिरे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो क्यों हुआ सर ऐसा क्या हो गया कि दाम इतने कम हो गए? नहीं, जैसे इंटरनेशनल में जो माहौल बदल रहा है, मलेशिया इंडोनेशिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इंडोनेशिया ने जो भी रिलीज कर दिया अबाउट 2 मिलियन टन, तो सारा काफी माल आ रहा है। जो 2 मिलियन का कोटा था उसमें 1.2 मिलियन ऑलरेडी सोल्ड। तो ये सारा तेल इंडिया और बाकी एशियन कंट्री में ज्यादातर आ रहा है। यूक्रेन का माहौल जो सनफ्लावर था वो भी सनफ्लावर घूम के आ रहा है इंडिया पे। और ओवरऑल प्रोडक्शन का जो साइकिल दिख रहा है, ये साल जो 22-23 में कम से कम 38 मिलियन टन का ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अच्छा। और इसका मतलब 7 मिलियन टन का तेल ज्यादा मिलेगी। और हाई प्राइस के लिए जो डिमांड क्रश हुई थी और प्रोडक्शन हो रहा है, तो नेचुरली प्राइसेस नीचे गिर रही है। और भी थोड़ी संभावना है कि और भी मार्केट जो अभी चल रही है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज और भी नीचे जाए या तो ये लेवल पे स्टेबल हो जाए। ओके। और यहाँ इंडिया के जो बात करें, सनफ्लावर ऑयल में एक महीने में 21,000 रुपया कम हुआ है। आरबीडी पाम ऑयल में 26,000 रुपया कम हो गया। और रिफाइंड सोया में 19,000 रुपया। जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कंज्यूमर को सस्ते दाम में तेल मिले, तो अभी वापस फिर से ओल्ड लेवल पे हम आ रहे हैं। अच्छा, एक बात सर, और इतनी तेज गिरावट आ गई है तेल कीमतों में, तो आपको लगता है कि ड्यूटी पर पॉलिसी अब बदलनी चाहिए? जो जीरो ड्यूटी की गई थी उसमें अब कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, हमने तो पहले गवर्नमेंट को लिखा था कि TRQ आप दे रहे हैं, उससे आपके हाथ कट जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे प्राइस गिर रही है और MSP के नजदीक आ रहे हैं हम। अगर MSP के आज देखिए, सनफ्लावर की MSP है 6,400 रुपया और आज भाव है 7,200। अच्छा। तो धीरे अगर सनफ्लावर भी नीचे आया तो यू आर टचिंग द MSP, तो गवर्नमेंट को खुद को लेना पड़ेगा। सेम वे बाकी में भी नीचे गिरावट हो रही है। और खरीफ का अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि नॉर्मल मॉनसून होगा, तो ऑयल सीड की प्रोडक्शन में बढ़ेंगे, तो MSP के नजदीक ज्यादा चले जाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने कौन से रीजन से एक TRQ डाला है वो अभी भी हमको पता नहीं है कि व्हाट वाज द रीजन। अगर गवर्नमेंट चाहते थे कि प्राइस ऊपर है, 5% ड्यूटी कम करके 3 महीने तक रख लेते थे, और जब भी प्राइस नीचे गिरती तो ड्यूटी बढ़ा सकती थी। TRQ देने के बावजूद उसमें इंडस्ट्री में कोई लॉस नहीं है। पर किसान को तकलीफ हो सकती है अगर प्राइस और नीचे गिरी तो, वो एक है। जी, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका डिटेल में ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। अनुज जी, आज के लिए क्रूड पर आपका कमेंट? क्रूड का मार्केट दबाव में है, नीचे है, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? देखिए, क्रूड में यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओपेक मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पर हम कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस देख सकते हैं। तो चांसेस है कि मार्केट में एक रिवर्सल लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो प्योरली इंट्राडे के लिए 8,550 के आसपास खरीदारी का कॉल रहेगा। 8,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 8,800 तक हो सकता है। जिस तरीके से हमने एक दो दिनों में रिकवरी आते हुए देखी है, और कल यूएस की जो इन्वेंट्री आई थी वहाँ पर भी हमने ड्रॉडाउन आते हुए देखा था, हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड में आ सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी क्रूड में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कच्चे तेल में बाई करना चाहिए, लेकिन आज ओपेक प्लस की मीटिंग भी है और शायद जो उत्पादन की पॉलिसी है उसमें वो पुरानी पॉलिसी पर ही कायम रहे। तो ठीक है, देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहन का। रोहन जुड़ रहे हैं, पूछिए रोहन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, चना और गेहूं पे राय चाहिए थी। चना 6500 और गेहूं 3000 हो जाएगा क्या सर? इस बार लग रहा है क्या? चना 6500 और गेहूं 3000। बताइए अनुज जी, क्या संभावना आपको दिख रही है? देखिए, हालांकि दोनों कमोडिटी भी फ्यूचर्स में लिस्टेड नहीं है, बट अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो चना करीबन 4800 के आसपास चल रहा है।
और जिस तरीके से मानसून रिवाइवल लिया है, तो पर्टिकुलर चने में नहीं, बाकी दालों में भी अगर हम देखें तो भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि अगर हम ओवरऑल पल्सेस की बात करें तो भाव थोड़े बहुत नरम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानसून ने रिवाइवल लिया है तो आगे जो बुआई है बाकी दालों की भी वो भी अच्छी हो सकती है। तो चने में और बाकी दालों में हमें लगता है कि अभी वेरी शॉर्ट टर्म में भावों में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, अगर हम दिसंबर या जनवरी तक बात करें तो वहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, मगर अगर हम आने वाले 1 या 2 महीने की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी चने में और गेहूं में भाव या तो थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर अमित हैं, पूछिए अमित जी। जी नमस्कार, मेरा सवाल कॉपर पे है। क्या शाम को कॉपर की रेंज कहाँ तक रह सकती है? कॉपर, ओके। कॉपर में गिरावट है और इनफैक्ट बहुत तेज़ गिरावट ग्लोबल मार्केट में भी हमने कॉपर में देखी है पिछले कुछ दिनों में, और अभी भी आप देखिए कॉपर का मार्केट 700 के नीचे है। बताइए तपन जी, कॉपर में और गिरावट? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि प्रेशर अभी भी और बढ़ सकता है, और जिस तरह से डिमांड कंसर्न्स है और इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही है, सेलिंग रहेगा। 699 के लेवल से अराउंड से सेल कर सकते हैं। 692 का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे 687 की रेंज रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 680 के लेवल जो है कॉपर में हमको दिख सकते हैं, तो सेल ऑन राइज का भी फिलहाल के लिए कॉपर में रखना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल भी अमित का ही है, लेकिन ये अमित गुजरात से जुड़ रहे हैं। पूछिए अमित जी। मेरे पास एक्चुअली सिल्वर है, 65,000 का बाइंग है, एक बार रोल ओवर ले लिया है। अच्छा, उसके बारे में क्या करना चाहिए? 65,000 पे। बताइए अनुज जी, क्या किया जाए? अभी तो 60 के नीचे भी भाव आ गया। देखिए, थोड़ा सा सेंटीमेंट यहाँ पर वीकनेस का हुआ है और हमें लगता है कि भाव एक बार 58,000 के आसपास को छू सकते हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से हमने गोल्ड में एक सेल ऑफ देखा है, एक सपोर्ट ब्रेक होता हुआ देखा है, सिल्वर में भी हमने एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हुए देखा है, तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो करीबन 58,000 के आसपास रहेगा और एमसीएक्स में और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $20 का रहेगा। तो हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। 58,000 के आसपास हमें लग रहा है कि एक बार चांदी का भाव आ सकता है, तो या तो आप यहाँ पर एक बार एग्जिट हो सकते हैं या फिर 58,000 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ पर आप एक बार एवरेजिंग कर सकते हैं। हमें लगता है कि 58,000 के आसपास एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि देखने को मिल सकता है। ओके, अगला सवाल राजेश का है। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये सिल्वर नीचे सकती है, ये अनुज जी ने 63,000 से बाइंग दे रहे हैं, मैं 2,000 से तो सिल्वर बाय कर रहा हूँ सर। हाँ, लेकिन ठीक है, देखिए अब चांदी में तो खैर गिरावट है, लेकिन ठीक है। तपन जी आप बताइए, आपका व्यू 59,000 के भाव पर चांदी में? जी मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और रेंज जो है सपोर्ट रेंज 58,000 की है। यहाँ से 1,000 रुपए की डाउन साइड और भी है प्राइस में, और $20 से लेके 19.80 का जो रेंज है वो सपोर्ट रेंज है कॉमिक्स में, तो वहां से फिर प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। तो अक्यूमुलेशन करना चाहे तो 58,000 के लेवल से कर सकते हैं। बाइंग पोजीशन जो है फिलहाल होल्ड सकते हैं, 58,000 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लग रहा है 58,000 तक का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल बाबूलाल का है। पूछिए बाबूलाल जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी मैं गम के बारे में पूछ रहा था आपसे, ये 4 अंकों में आ गया, पहले 5 अंकों में था, क्या और भी नीचे जाएगा क्या? गम लगातार अपना अंक बदल रहा है और बड़ा बड़ा गम भी दे रहा है। ठीक बात कह रहे हैं आप, बहुत तेज गिरावट आ गई है गम में। अनुज जी, गम में और कितना गम? देखिए, अभी तो लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। आज भी हम देखें तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट लो के आसपास आया है। इवन गुआर सीट ने तो कॉन्ट्रैक्ट लो बनाया है नया। हमें लगता है कि 9,200 9,100 तक के लेवल या देखने को मिल सकते हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि भाव नीचे 8,000 के साइकिल में भी आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, हमें लगता है कि भावों में नरमी अभी और एक्सटेंड हो सकती है। ओके, अगला सवाल है राम लखन का, ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। पूछिए राम लखन जी। सर मैंने गोल्ड को बाय किया हुआ है। अच्छा जी सर, 720 का प्राइसिंग है, लेकिन अभी नीचे है, तो क्या स्थिति रहेगी सर इसकी? 50,720 पे आपने बाय किया है? जी सर। ओके, तो तपन जी रुकना चाहिए अभी, कुछ उम्मीद है? जी बुलियन में अगर देखें तो सिल्वर से ज्यादा गोल्ड अभी स्टेडी रेंज है, और जो उनकी बाइंग प्राइस है वो सिल्वर करंट रेंज में ही है, जो 50,500 से ऊपर में 50,900 की रेंज है, उसमें प्राइस घूम सकते हैं। अगर रुकना चाहे तो मुझे लग रहा है 50,300 का एक स्मॉल जो रेंज है वो सपोर्ट रेंज, तो वहाँ उसका स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशन होल्ड रखे। ऊपर में वापस से मुझे लग रहा है कि 50,900 की रेंज 1-2 दिन में दिख सकती है। ठीक है, राजकुमार हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए राजकुमार जी। सर मैंने 59,000 पे सिल्वर के 30 लॉट बाई किए हैं। कितना? 59,000 पे? जी जी। ओके, ठीक है। ओके, तो क्या करना चाहिए अनुज जी इनको?
देखिए हमें लगता है कि अगर बाउंस बैक आता है तो एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव दिख रहा है। हालांकि इनका अभी जो पोजीशन एट कॉस्ट के आसपास है, तो ऊपर 200-300 रुपये मिलते हैं तो एक बार निकल जाएं। हमें लग रहा है कि भाव एक बार 58,000 के आसपास तक लेवल दिखा सकते हैं। $20 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि मार्केट को एक बार टेस्ट हो सकता है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए हमें थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है, तो हमें लगता है कि बाउंस बैक अगर मिलता है तो उनको निकल जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कॉटन में क्या हो रहा है अनुज जी? मतलब कमाल है। आप देखिए कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की आज एक्सपायरी है वहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार तेज़ी का माहौल था, 50,000 के ऊपर तक चला गया भाव। आज फिर तेज़ गिरावट 1,000 रुपये की। अब जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट भी आप देखिए कि इस वक्त करीब 750 रुपये नीचे है, और जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट और जून के कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी करीब 8,000 रुपये का फ़र्क है। क्या चल क्या रहा है कॉटन में? देखिए ये जो अगले जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जनवरी बुआई का सीजन स्टार्ट होता है, तो हम देखें उसकी वजह से यहाँ पे जो इतना बड़ा डिफरेंस है ये देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो सभी कॉन्ट्रैक्ट आगे बैकवर्डेशन में है, क्योंकि वहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रॉप की बुआई है, जो कॉटन की बुआई है वो बढ़ सकती है, और जो मानसून ने रिवाइवल लिया है उसकी वजह से सभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिस्काउंट में चले गए हैं। इस वजह से हमने इतना बड़ा डिफरेंस आते हुए देखा है। जून का कॉन्ट्रैक्ट ये पुरानी क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट है, और जब नई क्रॉप आएगी आगे वो सब आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में रहेगी, तो इसलिए डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और आउटलुक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि अभी कॉटन के अंदर जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है। 50,000 से हमने भाव टूटते हुए करीबन 42,000 तक आते हुए देखे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो 100 सेंट के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, और एक्सपेक्टेड है कि एक बार 41,000 से लेकर 40,000 तक के लेवल आने वाले शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। राहुल तिवारी हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राहुल जी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना गोल्ड मिनी ले रखी है, गोल्ड बड़े वाले। हाँ, मैंने जो रेट पे बाय किया वो 50,703 है। 50,703? हाँ। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास 7 लॉट है इसकी। अच्छा, ठीक है। तो पटेल जी बताइए क्या सुझाव आपका राहुल जी के लिए? जी, अगर इंट्राडे पोजीशन है तो जैसा मैंने कहा 50,300 का स्टॉप लॉस बनाए रखे, और ओवरऑल प्राइस जो है वो रेंज में है। आज के हाई के जो है 750, तो वो रेंज है। तो मुझे लग रहा है वापिस आ सकता है प्राइसेस वो रेंज। तो 50,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 50,800-900 आता है, एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके होंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।